हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी क्लास चल रही थी 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज का हमारा क्वेश्चन है फीडबैक कवर्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन कम्युनिकेशन। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस हम पिछली 2 क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज मैंने डाल रखी है और कुछ थ्योरी की क्लास भी मैंने अपलोड की हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इन फ्यूचर भी आपके लिए थ्योरी क्लासेस और साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो PYQ है, उनकी क्लासेस भी अपलोड की जाएगी। फीडबैक कवर्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन कम्युनिकेशन। जो फीडबैक है कम्युनिकेशन के अंदर, उसमें कौन कौन से फंक्शंस शामिल होते हैं। सबसे पहले फैसिलिटेट एक्शन, बी है इम्प्रूव लर्निंग, सी है रिमूव बैरियर और डी है इन्फॉर्म ऑडियंस। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, कार्रवाई को सुविधाजनक बनाता है, यानी कि जो फीडबैक है वो जो भी एक्शन है उसको फैसिलिटेट करता है। बी इम्प्रूव लर्निंग, सीखने में सुधार करता है। सी है रिमूव बैरियर, बाधाओं को दूर करता है। लेकिन इसका ऑप्शन डी इन्फॉर्म ऑडियंस, दर्शकों को सूचित करता है, ये इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसलिए ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। जिस ऑप्शन के अंदर आपका डी ऑप्शन आ रहा है वो आपका इनकरेक्ट होगा। यहाँ आपको डी मिल रहा है, यहाँ पर भी डी मिल रहा है और यहाँ पर भी डी मिल रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा सी। फीडबैक होता क्या है? फीडबैक जब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसका एक हिस्सा होता है। जब भी कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें 3 चीज़ें मेन होती है। एक होता है हमारा सेंडर, दूसरा होता है हमारा चैनल और तीसरा होता है हमारा रिसीवर। जब सेंडर चैनल के द्वारा कोई मैसेज रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद वापस से रिस्पॉन्स देता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। तो जो फीडबैक है वो हमें जो भी एक्शंस है उनको सुविधाजनक बनाता है, सीखने में सुधार करता है और बाधाओं को दूर करता है, जबकि दर्शकों को सूचित करने का काम फीडबैक का नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर। अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की, टू रेज द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, टू complement फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल, टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य कार्यात्मक साक्षरता की सीमा को बढ़ाना, जीवन भर शिक्षा प्रदान करना, स्कूल में औपचारिक शिक्षा की सराहना करना और व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए तैयार करना। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, टू रेज द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो स्कूल के अलावा, यानी कि आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल के अलावा जो एजुकेशन होती है उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं, हम इसका कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, हम कहीं से भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, इसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर एक फिक्स करिकुलम होता है, फिक्स टाइम शेड्यूल होता है, फिक्स एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन होती है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि हमें स्कूल में कॉलेजेस में दी जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू रेज द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी। जो फंक्शनल लिटरेसी है उसको एक्सटेंड करने का काम हमारा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो करवाती है। टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है क्योंकि व्यक्ति जीवन भर सीखता है। टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल, यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है क्योंकि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो आउट ऑफ स्कूल होती है, स्कूल के अंदर नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन सी जिसमें है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कीजिए। यहाँ ऑप्शन सी है, यहाँ पर भी ऑप्शन सी है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। ए, बी और डी आर करेक्ट।
डी देख लीजिए, टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो व्यक्ति है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तैयार करती है। ये सारे काम किसके हैं? हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के काम है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टर्म such as community education, adult education, lifelong education and second chance education. Next है, microgeldal method is used for analysis of protein. R है इसका, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज मेजर्ड टू कैलकुलेट प्रोटीन कंटेंट। ये हमारे कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। हमारे नेट के एग्ज़ाम हो या फिर हमारा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर या फिर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, ये जो कथन कारण के क्वेश्चंस है आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो माइक्रोजेल्डाल मेथड है वो किसका एनालिसिस करता है? प्रोटीन का एनालिसिस करता है। ये सही है, हमारा ए करेक्ट है। अब इसमें देख लीजिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये फॉल्स वाला गलत हो जाएगा, ए फॉल्स ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास बच गया ए और सी। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज मेजर टू कैलकुलेट प्रोटीन। हमें पता है कि जब जो प्रोटीन है उसका कंटेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें किसको मेजर करना पड़ेगा? हमें नाइट्रोजन कंटेंट को मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ रहा है सल्फर, तो सल्फर इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट और आर इज फॉल्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, क्योंकि जो प्रोटीन विश्लेषण की माइक्रोजेल्डाल विधि है वो प्रोटीन के एनालिसिस के लिए काम में ली जाती है, और यहाँ पर हम सल्फर का मेजरमेंट नहीं करके हम नाइट्रोजन का मेजरमेंट करते हैं प्रोटीन कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए। द जेल्डाल मेथड फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1883 एंड वॉज डेवलप्ड बाई ए डेनिश केमिस्ट नेम्ड जोहन जेल्डाल, यानी कि एक डेनिश केमिस्ट थे, उनका नेम था जॉन जेल्डाल। उन्हीं के नाम पर 1883 में ये जो मेथड है इस डेवलप हुआ था। दिस मेथड वाज स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर डिटरमाइनिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर देख लीजिए आप, नाइट्रोजन कंटेंट को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये जो मेथड है इसको डेवलप किया गया था। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था सल्फर, जबकि इसका सल्फर रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट और आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, मार्केटिंग इज ए बिजनेस स्ट्रेटजी डिजाइन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर परचेजिंग पावर। आर है, प्रोसेस चार्ट, वर्क सैम्पलिंग एंड पेरेटो चार्ट्स हेल्प इन अचीविंग इट। अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग क्या एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और उनकी परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करती है। ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोसेस चार्ट, वर्क सैम्पलिंग एंड पेरेटो चार्ट हेल्प इन अचीविंग इट। जो मार्केटिंग है या जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो प्रोसेस चार्ट, वर्क सैम्पलिंग और पेरेटो चार्ट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोसेस चार्ट जो है वो हमारी जो वर्क सिंप्लीफिकेशन की एक टेक्निक है। इसी तरह से जो पेरेटो चार्ट है वो हमारे जो भी डेटा होते हैं उनको बार ग्राफ में शो करता है, और जो वर्क सैम्पलिंग है ये भी एक टेक्निक है जिसके अंदर एक लिमिटेड टाइम के अंदर कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है उसको हमें प्रेडिक्ट करना या डिटरमाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका आर हो जाएगा इनकरेक्ट और ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें देख लीजिए, ए इज करेक्ट और आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दे रखा है A process chart in operation management, also known as operation process chart, is a visual representation of the steps involved in a process. जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम प्रोसेस चार्ट पढ़ते हैं, वहाँ पर हम किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसमें जो भी हमारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और वर्क सैम्पलिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जो कि डिटरमाइन करती है और प्रेडिक्ट करती है किसको? टोटल और प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम को, जो कि किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी में कंज्यूम होता है। और जो पेरेटो चार्ट है वो एक बार ग्राफ होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है बार और लाइन ग्राफ का,
और इसका पर्पज होता है जो भी सेट ऑफ डाटा होता है उसको बार ग्राफ में शो करना। यहाँ पर पेरेटो चार्ट जो है वो आपको दिखाया गया है। इस तरह का एक चार्ट होता है जिसको हम पेरेटो चार्ट कहते हैं। तो इसका मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है द एथेरोस्क्लेरोसिस इज पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइन मेजॉरिटी ऑफ वस्कुलर डिजीज। आर है द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स ड्यू टू कलेक्शन ऑफ लिपिड्स नेरोज द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक रोग की प्रक्रिया होती है जो कि क्या करती है, वस्कुलर डिजीज़ को बढ़ाती है। वस्कुलर डिजीज़ जो हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो वेसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं यानी कि CVD, कार्डियोवस्कुलर डिजीज़। और जो प्लेक्स फॉर्मेशन होता है लिपिड की वजह से, वो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको, उनके ल्यूमेन को नैरो बना देता है। तो यहाँ पर आपका A और R दोनों ही करेक्ट है। यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, इस तरह की ब्लड वेसल्स होती है, और जब इनके अंदर जो लिपिड है वो इस तरह से जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या काम करती है, ब्लड को फ्लो करने का काम करती है। इसमें से हमारा ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जब इसमें इस तरह से प्लेक्स जमने शुरू हो जाते हैं, जब लिपिड जो है वो प्लेक्स के फॉर्म में जमना शुरू हो जाता है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो प्रभावित हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो प्रभावित होगा तो इसका असर हमारे हार्ट पर पड़ेगा, और इससे हमारे जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा प्रेशर झेलना पड़ेगा, और इस वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, CVD डिजीज जिसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वो देखने को मिलती है। ये देख लीजिए, आपको दिखा रखा है इसमें, यहाँ पर आपको ये नॉर्मल आर्टरी है, इसके अंदर कोई प्लेक्स नहीं है। इसमें से जो भी ब्लड फ्लो होगा वो अपनी जो भी स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है उससे फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही जो हमारे लिपिड फॉर्मेशन है, जो लिपिड है उसके प्लेक्स फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन शुरू हुआ है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद में यहाँ पर ग्रोथ एंड रप्चर, यहाँ पर जो फॉर्मेशन वो ज़्यादा हुआ है, अब यहाँ पर हमारे ब्लड के क्लोट्स बनने शुरू हो गए। तो इस तरह से जो ये प्लेक फॉर्मेशन होता है, इससे जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ए है एडॉप्टिंग ए चाइल्ड कैरीज स्पेशल चैलेंज एज द एडॉप्टिव पेरेंट्स नीड टू डील विद इंटीग्रेटिंग द चाइल्ड इनटू द फैमिली। आर है एडॉप्टेड चिल्ड्रन आर ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक। बच्चे को गोद लेने में विशेष चुनौतियां होती हैं, क्योंकि गोद लेने वाले माता पिता को बच्चे के परिवार में एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। आर है गोद लिए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई भी माता पिता बच्चे को गोद लेते हैं तो उसमें कुछ जो स्पेशल चैलेंजेस है वो उनको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो गोद लेने वाले माता पिता होते हैं उनको ये ज़रूरत होती है कि वो उस बच्चे को अपने परिवार के अंदर क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके। लेकिन जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो हमेशा समस्याग्रस्त हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके आर रॉन्ग हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट, A is correct, R is wrong explanation. Option C is correct answer of this question. Next है physical and psychological readiness of children to enter school affects the personality. R है children who are physically and psychologically ready will make satisfactory adjustment and develop favorable attitudes toward education. स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तत्परता उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जो बच्चे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं वे संतोषजनक समायोजन करेंगे और शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्कूल में प्रवेश के लिए जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तत्परता अगर उनमें होगी तो वो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट है स्कूल जाने के लिए, वो स्कूल जाने के लिए तैयार है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, वो पर्सनैलिटी उसकी पॉजिटिव होगी, और वो जो स्कूल के अंदर उसको सिखाया जाएगा वो उसको बहुत अच्छे से सीखेगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली रेडी नहीं है स्कूल जाने के लिए,
तो उसका भी उसके पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट होगा और वो बच्चा जो स्कूल में उसका मन नहीं लगेगा, वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। तो ये ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर जो है, जो बच्चे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार है वे संतोषजनक समायोजन करेंगे और शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करेंगे। जो बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं फिजिकली और साइकोलॉजिकली, वो बच्चे अपना जो एडजस्टमेंट है वो भी अच्छा करेंगे और इसके साथ ही साथ उनका एजुकेशन के अंदर भी एजुकेशन के साथ भी उनका एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल होगा। ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट है, कपल्स नीड जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर कंसीविंग। आर है, जेनेटिक डिफेक्ट्स लीड टू मल्टीपल बर्थ। गर्भ धारण से पहले जोड़ों को आनुवंशिक परामर्श की आवश्यकता होती है। आनुवंशिक दोषों के कारण एकाधिक जन्म होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कपल है उनको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जो जेनेटिक डिफेक्ट है उससे मल्टीपल बर्थ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, प्लाज्मा एंड नैनो टेक्नोलॉजीज आर द लेटेस्ट फिनिशिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दे प्रोड्यूस एस्थेटिक इफेक्ट्स बट आर नॉट इको फ्रेंडली। जो प्लाज्मा और नैनो टेक्नोलॉजी है जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम आती है, वो नवीनतम परिष्करण प्रौद्योगिकी है, यानी कि लेटेस्ट फिनिशिंग टेक्नोलॉजी है। ये हम जानते हैं कि जो नैनो और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है वो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लेटेस्ट फिनिशिंग टेक्नोलॉजी है। दे प्रोड्यूस एस्थेटिक इफेक्ट, हाँ ऑब्वियसली एस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बट आर नॉट इको फ्रेंडली। ये इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ए इज करेक्ट और आर इज फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है और जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से जो फैब्रिक है उसको इम्प्रूव करती है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, एन आयोनाइज्ड गैस दैट कैन बी यूज टू एज द सरफेस ऑफ ए फैब्रिक एट द नैनो स्केल, मेक फैब्रिक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और डर्ट रेपेलेंट, improve wettability, sliding and dyeing properties, aid fire protection and self cleaning codes। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी फैब्रिक है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, मेक फैब्रिक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, मेक फैब्रिक सेल्फ क्लीनिंग, मेक फैब्रिक्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, मेक फैब्रिक्स फ्लेम रिटार्डेंट, गिव फैब्रिक्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, गिव फैब्रिक्स अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लॉक स्टिच इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टिचिंग स्ट्रेच फैब्रिक। जो लॉक स्टिच है वो स्ट्रेच फैब्रिक के लिए सूटेबल है। ये आपका गलत आंसर है। लॉक स्टिच स्ट्रेचेज द फैब्रिक स्टिच। जो लॉक स्टिच है वो कपड़े के खिंचाव के साथ सिलाई के खिंचाव को भी लॉक करता है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपके ए, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन ऑफ लॉक स्टिच इंक्लूड सीमिंग ऑपरेशन ऑन ऑल टाइप ऑफ गारमेंट। जो लॉक स्टिच है उसका सभी तरह के जो गारमेंट्स है उनमें यूज़ किया जाता है। जो लॉक स्टिच है वो जनरली जो फैब्रिक है उसकी कॉलर, कफ, पॉकेट, स्लीव्स और फेसिंग में काम में लिया जाता है। और जो लॉक स्टिच टाइप 301 है वो सबसे सिंपलेस्ट तरह का लॉक स्टिच होता है। हम अगर बात करें स्ट्रेच फैब्रिक में कि स्ट्रेच फैब्रिक के अंदर कौन सा स्टिच काम में लिया जाता है, तो ये जिगजैग स्टिच होता है जो कि स्ट्रेच फैब्रिक के अंदर काम में लिया जाता है। और जो जिगजैग स्टिच होता है वो जब दो फैब्रिक के पीसेज को हम आपस में जोड़ते हैं तब उनमें जो स्टिच है वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है और जो फैब्रिक है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।